Hello, entrepreneurs. So, this is the part 2 of Rural Development of Indian Economic Development, Class 12th. इसके प्रीवियस पार्ट में हमने ऑलरेडी द बेसिक्स कवर किए थे रूरल डेवलपमेंट के. व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द चैलेंजेस, ये सारी चीजें हमने इसके प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट कर ली थी. हमने रूरल क्रेडिट के बारे में भी पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था. तो सेकेंड चैलेंज हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. नाउ ये भी हमारे लिंगरिंग चैलेंजेस का ही पार्ट है. नाउ लिंगरिंग चैलेंजेस कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि हमें पास टाइम से आज तक हम उसे फेस करते आ रहे हैं. तो प्राचीन काल में भी ये चैलेंजेस थे, तब भी फार्मर्स ये फेस किया करते थे और आज भी ये चैलेंज फेस किया जाता है. तो दीज आर द लिंगरिंग चैलेंजेस. कोई नई बात नहीं है, पुराने टाइम पे भी था, आज भी है. नाउ मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम है? तो पहले भी फार्मर्स को अपना प्रोडक्शन बेचने के लिए सुटेबल मार्केट नहीं मिलता था जहां पे वो फेयर प्राइसेस में प्रोडक्शन बेच पाए. और आज भी ये प्रॉब्लम है कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो उन्हें बहुत ही सस्ते दामों में मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड जैसे लोगों को बेच देते हैं. आज भी उनके पास कोई सुटेबल मार्केट नहीं है. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग. तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्शन बाय द फार्मर्स. जब भी फार्मर्स अपने प्रोडक्शन की गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, सेलिंग ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, तब वो कर रहा होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. नाउ एक एक करके समझते हैं व्हाट इज गैदरिंग. गैदरिंग का मतलब होता है कि जैसे ही आप अपने फसलों की हार्वेस्ट करते हो, हार्वेस्ट करने के बाद वो सारी प्रोडक्शन एक जगह पे इकट्ठा करके रखना, दैट इज गैदरिंग. जब आपकी इतनी बड़ी जमीन है, एकड़ जमीन है, उसमें आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया हुआ है. जब आप हार्वेस्ट करोगे तो सारे सामान को एक साथ उठाकर इकट्ठा करके कहीं पे रखना, दैट इज गैदरिंग. फिर आता है प्रोसेसिंग. उस हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में आपके प्रोडक्शन के साथ साथ कई सारे वेस्ट प्रोडक्शन भी होंगे, तो कुछ वेस्ट भी उसमें होगा. तो प्रोसेसिंग करने का मतलब होता है कि जो हमारा यूजफुल मटेरियल है उसे साइड करना और वेस्ट को अलग करना. जैसे थ्रेशिंग वगैरह करते हैं, तो थ्रेशिंग से क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो भूसा होता है, वेस्ट पार्ट होता है, वो अलग हो जाता है. फिर आता है तीसरा, ग्रेडिंग. प्रोसेसिंग करने के बाद अभी जो भी आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा उसमें से कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, कुछ मीडियम क्वालिटी का होगा, कुछ ऐसा होगा जो जल्दी सड़ जाने वाला है. तो सब एक जैसे क्वालिटी के नहीं होते, कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, कुछ बहुत बेकार क्वालिटी का भी होता है. तो हम करते हैं इसकी ग्रेडिंग. ग्रेडिंग करने का फायदा ये होता है कि अब आप जो आपकी प्रीमियम क्वालिटी है उसके वो माल आप बहुत हाई प्राइसेस में बेच सकते हो, और जो ऐसा माल है जो जल्दी खराब हो जाएगा उसे सस्ते दामों में जल्दी निकाल सकते हो. तो फिर आता है ग्रेडिंग. ग्रेडिंग करने के बाद फिर होती है पैकेजिंग. अब आपने अलग अलग करके रख लिया, सुप्रीम क्वालिटी अलग, वीक क्वालिटी अलग और खराब क्वालिटी बिल्कुल अलग. आप क्या करोगे, इसकी अलग अलग से पैकेजिंग करोगे, इसे अलग बोरी में या अलग पैकेजिंग में आप वेल पैक करोगे. फिर आता है नेक्स्ट, स्टोरिंग. स्टोर करने का मतलब होता है पैकेजिंग करने के बाद फिर आप उसे वेयर हाउस में स्टोर करके रखोगे जब तक उसकी प्राइसेस मार्केट में हाई नहीं हो जाती. क्योंकि जब फसल कटती है एक साथ सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइसेस लो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फार्मर्स को उनके प्रोडक्शन का फेयर प्राइस नहीं मिल पाता. तो अच्छी बात यह है कि आप उसे स्टोर करके रखो कुछ टाइम तक, जब तक उसकी प्राइसेस थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती. जैसे थोड़ी प्राइस हाई होगी फिर आप करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले प्रोडक्शन को गैदर करके रखा, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके वेस्ट निकाल दिया, फिर जो प्रोडक्शन था उसकी ग्रेडिंग करी, अच्छी क्वालिटी अलग, खराब क्वालिटी अलग, दोनों की अलग अलग से पैकेजिंग करी, दोनों को ही स्टोर करके रखा जब तक इसकी डिमांड नहीं आती. और जैसे डिमांड आएगी फिर आप उसको सेल कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. अभी ये जो प्रोसेस है, इसकी जो ये सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई पिछले कुछ सालों में इसका एमसीक्यू बना चुकी है, जिसमें वो इसमें से कोई 4-5 वर्ड्स आपको देती है और वो कहते हैं इसका करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर बताना होता है कि इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है. ठीक है, तो आपको ये क्लियरली सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए. पहले गैदरिंग, देन प्रोसेसिंग, देन ग्रेडिंग, देन पैकेजिंग, स्टोरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये इसका करेंट सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन. ऐसी क्या बात है मार्केटिंग में जिसमें फार्मर्स खुद नहीं कर पा रहे हैं और सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा. तो सरकार का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है, या इंटरफेरेंस जरूरी क्यों है. फिर आता है, इसमें आता है पहला, डिस्ट्रेस सेल. डिस्टेंस सेल का मतलब होता है हार्वेस्ट के तुरंत बाद ही अपने सारे प्रोडक्शन को एक साथ बेच देना, इवन अगर आपको सही प्राइसेस नहीं भी मिल रहे हैं तब भी. तो जैसे ही आपने हार्वेस्ट किया उस टाइम पे अगर आपको बहुत कम प्राइसेस मिल रहे थे तो भी उस कम प्राइसेस में अपने सारे प्रोडक्शन को एक साथ बेच देना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल. ये तभी होता है क्योंकि फार्मर्स के पास होल्डिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है. ना होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है,
हार्वेस्ट करने के बाद उस सामान को स्टोर करके रखने की जगह को कहते हैं होल्डिंग कैपेसिटी। तो अगर फार्मर्स के पास हार्वेस्ट करने के बाद इतना सारी जगह नहीं है जहाँ पे इतना सारा सामान स्टोर कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपना सारा सामान इमीडिएटली सेल करना होता है आफ्टर द हार्वेस्ट। डजंट मैटर द प्राइस क्या चल रहा हो, अगर प्राइस कम भी हो तो भी वो उसी वक्त बेच देते हैं। तो ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए अब सरकार को इंटरवेंशन करने की जरूरत है ताकि इसे अवॉइड किया जा सके। फिर आता है सेकंड, रीपेमेंट ऑफ लोन। इसमें क्या होता है कि कई बार फार्मर्स ने प्रोडक्शन करने के लिए मनी लेंडर्स या लैंडलॉर्ड से पैसा उधार में लिया होता है, तो इसकी वजह से वो बाउंड हो जाते हैं कि जब भी प्रोडक्शन निकल कर आएगा तो वो सारा प्रोडक्शन उनको मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स को ही बेचना पड़ेगा ताकि वो अपने लोन की रीपेमेंट कर पाए, जिसकी वजह से वो काफी सस्ते में सामान खरीदते हैं मनी लेंडर्स लैंडलॉर्ड्स, और फार्मर्स का नुकसान हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि उन्होंने मनी लेंडर से लोन लिया हुआ है, जो कि ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स भी होते हैं। ट्रेडर्स मतलब जो कि फार्मर्स का माल सिटीज में, अर्बन एरियाज में पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो क्योंकि उन्होंने मनी लेंडर से पैसा लिया है, तो इसकी वजह से उनको बाउंड कर दिया जाता है कि वो उन्हें ही सारा सामान अपना बेचे, जिसकी वजह से उन्हें पैसा बहुत कम मिलता है। फिर आता है तीसरा, लो प्राइस। कई बार फॉल्टी वेइंग, मैनिपुलेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज ना होने की वजह से फार्मर्स को अपना सामान कम प्राइसेस पे बेचना पड़ता है। कुछ फ्रॉड्स होते हैं, वेइंग स्केल खराब होती है, जैसे अगर आपने उसे मेजर किया, वो 50 किलो का सामान है पर वो दिखाएगा सिर्फ 30 किलो, तो इसकी वजह से उन्हें पैसा बहुत कम मिलता है। तो वेइंग प्रॉब्लम होने की वजह से, मैनिपुलेट करने की वजह से, मैनिपुलेट मतलब पहले का कुछ हिसाब बाकी था पर आपने दिखा दिया कि नहीं नहीं कोई हिसाब बाकी नहीं है, तो ये होता है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेट करके या फिर वेइंग स्केल में प्रॉब्लम क्रिएट करके या फिर आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज ना होने की वजह से फार्मर्स को बहुत ही कम प्राइस में अपना सामान बेचना पड़ता है, तो उन्हें लो प्राइस ऑफर होते हैं। फिर आता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। कई बार फार्मर्स के पास वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है कि इस फसल की या इस क्रॉप के मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। तो हो सकता है बीट अभी मार्केट में 50 रुपए किलो हो, लेकिन फार्मर्स को ये पता ही नहीं है कि 50 का चल रहा है, तो वो अगर उससे कोई 2, 3, 5 रुपए किलो मांगेगा वो दे देंगे, क्योंकि उनके पास पता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इन सारी चीजों की वजह से सरकार को अब इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि डिस्ट्रेस सेल रोकी जा सके, ताकि उन्हें कम प्राइसेस ना मिले, ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, और ताकि उन्हें लोन की रीपेमेंट की वजह से कम प्राइस में नहीं बेचना पड़े। आते हैं। फिर आता है मेजर्स। इंटरवेंशन जरूरी क्यों है वो तो देखा, लेकिन कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर है जो सरकार ने लिए हैं ताकि फार्मर्स की सेफ्टी इंश्योर की जा सके या उनकी मार्केटिंग को बूस्ट किया जा सके। तो पहला है रेगुलेटेड मार्केट्स। सरकार ने बनाया है रेगुलेटेड मार्केट। नाउ रेगुलेटेड मार्केट क्या होते हैं, एक मार्केट है जहां पे सामान की खरीदारी और बिक्री की जाती है, और उस जो भी परचेज सेल हो रहा है उसे मॉनिटर करता है मार्केट कमेटी। ना मार्केट कमेटी क्या है, तो एक कमेटी होती है जिसमें 3 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। पहला फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा ट्रेडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, और तीसरा सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। फार्मर की तरफ से एक इंसान आएगा जो ये देखेगा कि उन्हें अपने प्रोडक्शन का कम प्राइस नहीं मिल रहा। ट्रेडर की तरफ से भी एक आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो देखेगा कि ट्रेडर्स को सस्ते सस्ते सामान मिल जाए या फिर कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो रहा हो। और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि दोनों पार्टीज फेयरली अपना ट्रेड करें, कोई भी किसी को भी मैनिपुलेट ना करे। तो एक मार्केट कमेटी होगी जिसमें तीनों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, गवर्नमेंट, फार्मर्स और ट्रेडर्स, और ये मॉनिटर करेंगे सारे परचेस और सेल को। इसे कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट। नाउ रेगुलेटेड मार्केट जो है उसे ट्रांसपेरेंट बनाया गया है ताकि इसमें प्रॉपर स्केल्स और वेस का यूज किया जाए, तो कोई भी इसे मैनिपुलेट ना करे। ना ही ट्रेडर्स 50 किलो के सामान को 30 किलो बताएं, और ना ही फार्मर्स 50 किलो के सामान को 80 किलो बताएं। तो यहाँ पे प्रॉपर स्केल्स पे ध्यान दिया जाता है कि कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना करे। इसी के साइड में एक रेगुलेटेड मार्केट यार्ड भी थी। रेगुलेटेड मार्केट यार्ड। अभी यार्ड का मतलब क्या होता है कि अगर फार्मर्स को लग रहा है कि नहीं यार ये मार्केट तो ठीक है, यहाँ पे सामान बेच सकते हैं, पर अभी नहीं बेचना, तो हमें स्टोर करके रखना है। पर प्रॉब्लम ये है कि स्टोरिंग के लिए तो जगह भी नहीं है हमारे पास। तो फिर यही रेगुलेटेड मार्केट अपने यार्ड्स एक वेयर हाउस की तरह होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे फार्मर्स अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं जब तक उन्हें उस प्रोडक्शन की फेयर प्राइसेस ना मिल जाए। और उन्हें हर दिन का कुछ 2-3 रुपए या 5 रुपए देना पड़ता है, तो ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स में वो अपना सामान स्टोर कर सकते हैं टिल द टाइम उनको अपने प्रोडक्शन का फेयर प्राइस मिल जाए। ओके। फिर आता है सेकेंड मेजर, दैट इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का भी काम किया है, जिसकी वजह से मार्केटिंग और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसमें उन्होंने मेनली 2 फैसिलिटीज पे फोकस किया है। पहला ट्रांसपोर्ट,
एंड सेकेंड इज स्टोरेज फैसिलिटीज। नाउ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देने से फायदा क्या होगा? फार्मर्स अपने प्रोडक्शन को उस लोकेशन पे जाकर बेच पाएंगे जहां पर उन्हें लुक्रेटिव प्राइस मिल रहे हैं। तो मान लो जिस गांव में उन्होंने प्रोडक्शन किया, अगर उस गांव में प्राइसेस कम चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं दूसरे शहर में जाकर या दूसरे गांव में जहां उन्हें फेयर प्राइस मिल रहा है वहां जाके अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उन्हें अलाउ करती है कि वो अपना सामान वहीं पर बेचे जहां उन्हें फेयर प्राइस मिल रहा हो। सेकेंड फैसिलिटी इज स्टोरेज। तो अगर स्टोरेज अच्छी होगी तो ये फार्मर्स को अलाउ करेगा कि वो अपना सामान उसी टाइम पर बेचे जब प्राइसेस अच्छे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन इनेबल करता है कि उसी लोकेशन पे जाके सामान बेचो जहां प्राइस ज्यादा मिल रहे हैं, और स्टोरेज उन्हें अलाउ करता है कि अगर अभी सामान नहीं बेचना तो सामान तब बेचना जब उसकी प्राइसेस अच्छी हो जाए। तो ये दो फैसिलिटीज उनके लिए बहुत जरूरी है फेयर प्राइसेस लेने के लिए। फिर आती है तीसरी फैसिलिटी या तीसरा मेजर, दैट इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी। ना कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या होता है? ये एक सोसाइटी है जिसको मिनिमम 10 फार्मर्स मिलकर बना सकते हैं। ना या ये फार्मर्स की हेल्प करती है टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर। तो ये फार्मर्स को मार्केट में एक बेटर बार्गेनर बनाती है। ना बेटर बार्गेनर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल इसके दो पहलू हैं। एक तो परचेस ऑफ इनपुट एंड दूसरा सेलिंग ऑफ आउटपुट। ना अगर इनपुट की बात करें तो अगर कोई एक फार्मर जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट सीड्स खरीदने या फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड खरीदने, तो उसे वो सामान बहुत महंगा मिलेगा। लेकिन अगर 100-200 फार्मर एक साथ 100-200 फार्मर का एक साथ में सारा प्रोडक्शन सारा इनपुट्स खरीदा जा रहा है तो हर एक फार्मर की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। ये सेम है, अगर मैं जा रही हूँ अपने लिए कोई एक शर्ट या टी शर्ट खरीदने के लिए तो वो मुझे बहुत महंगी मिलेगी। लेकिन एक साथ अगर मैं 50 शर्ट खरीद लूँ तो मुझे हर एक शर्ट बहुत सस्ती में मिलेगी। वैसे ही अगर एक एक फार्मर अगर अलग अलग से जाएगा इनपुट्स खरीदने तो उनको वो बहुत महंगा मिलेगा। कोऑपरेटिव में बहुत सारे फार्मर्स का एक ग्रुप बना होता है जहाँ पे सबके बिहाफ पे एक साथ परचेज किया जाता है। तो जब इतना सारा सामान बल्क में खरीदा जाएगा तो उन्हें वो सस्ते मिल जाता है, तो उन्हें बेटर बार्गेनर बनाता है। फिर आता है सेलिंग ऑफ आउटपुट। अभी अगर एक फार्मर अपना सामान बेचने जा रहा है तो हो सकता है ट्रेडर उससे कहे कि नहीं आप बहुत महंगा बेच रहे हो, हम नहीं देंगे ना, आपसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर सारे फार्मर्स अपना एक यूनिट बना दे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाए और फिर वो सारे फार्मर्स मिलकर बोले कि नहीं यार हम बेचेंगे तो 50 का ही बेचेंगे, 50 से कम बेचना ही नहीं है, तो फिर ट्रेडर्स को मजबूरी में आकर उनसे सामान खरीदना ही पड़ेगा। तो इनपुट को सस्ते में लाता है और आउटपुट को महंगे में बेचने का काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जब आप इस सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं फार्मर्स, तो वो एक बेटर बार्गेनर बन जाते हैं, तो उन्हें अपने प्रोडक्शन की बेटर वैल्यू मिल पाती है क्योंकि वो एक साथ कलेक्टिव सेल करते हैं। तो एक साथ सामान बेचेंगे और ये बोल के बेचेंगे कि बेचेंगे तो सब इतने में ही, वरना कोई नहीं बेचेगा, तो आपको अब खरीदना ही पड़ेगा। ओके, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क कोऑपरेटिव, जिसको आप जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा आपने, अमूल। जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये मिल्क कोऑपरेटिव्स काफी सारे कोऑपरेटिव्स थे, जो कि गुजरात इसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है क्योंकि गुजरात में ज्यादातर ये मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी थी पहले के टाइम पे, जिसमें से अमूल बहुत ही जाना माना कोऑपरेटिव है और अब बिल्कुल तो वर्ल्ड फेमस हो चुका है वो। अभी बात करते हैं कि व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स, क्या प्रॉब्लम है। अच्छी बात तो बहुत सारी है कि फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करता है, एग्जाम्पल भी हमारे पास अमूल जो कि गुजरात से स्टार्ट हुआ था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी तो होंगी। तो प्रॉब्लम से पहली पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग द मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स। तो फार्मर्स ना दो कोऑपरेटिव्स का पार्ट होते हैं। पहला कोऑपरेटिव होता है प्रोसेसिंग, जहां पे वो एक साथ अपने सारे इनपुट्स को लगाकर प्रोडक्शन करते हैं। तो मान लो एक कोऑपरेटिव है जिसमें सारे फार्मर्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास जो भी सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड है, सब कुछ एक साथ यूज करके एक साथ जमीन पे प्रोडक्शन करते हैं। दैट इज कोऑपरेटिव प्रोड्यूसिंग सोसाइटी। तो इससे फायदा क्या होता है कि मान लो ये गांव है और इस गांव में बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं ना, ये जमीन मेरी है, ये आपकी है, ये किसी और की है, ऐसे टुकड़ों में वो बटी हुई है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम जो भी सीड्स फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं उन सबको एक साथ जोड़ेंगे और एक साथ इतने बड़े फील्ड में हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इससे जो भी फिजिकल इनपुट्स होते हैं वो सबको अलग अलग से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ही ट्रैक्टर चाहिए, सब उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और वो पूरे खेत में काम आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ एक मार्केटिंग होती है जिसमें अगेन एक कोऑपरेटिव है और उस कोऑपरेटिव में काफी सारे फार्मर्स हैं। यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हमने अकेले अकेले करके किया हुआ है उसे एक साथ बेचने के लिए जाएंगे। तो दो तरह की डिफरेंट आपकी सोसाइटीज होती है, एक प्रोसेसिंग जहां पे वो मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, एक मार्केटिंग जहां पे वो मिलकर सामान बेचते हैं। इन दोनों कोऑपरेटिव्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है।
ठीक है, तो दोनों की टाइमिंग मैच नहीं करती है, तो एक ही फार्मर अगर दो अलग अलग सोसाइटीज का मेंबर है तो वो परेशान हो जाता है कि यहाँ फोकस करे कि वहां फोकस करे। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, बिल्कुल खराब है। इसलिए क्योंकि जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो तो उसके लिए कोई मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती है। तो आप बिना मतलब अगर आपके पास 10 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो वो रुपए देकर भी आप उस कोऑपरेटिव के मेंबर बन सकते हो। तो उसमें कोई मिनिमम फीस नहीं है कि अगर आपको मेंबर बनना है या मेंबरशिप फीस हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी वजह से काफी सारे फार्मर्स इसका पार्ट बनते हैं लेकिन वो ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो उस सोसाइटी को चलाने के लिए जो फाइनेंस हमें चाहिए, फंड्स चाहिए, वो कम पड़ जाते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस कोऑपरेटिव्स की अच्छी नहीं होती है। तो कोऑपरेटिव्स क्या होती है? एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे सारे मेंबर्स मिलकर एक साथ में प्रोडक्शन करते हैं और एक साथ में सामान बेचते हैं। बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे मिल्क कोऑपरेटिव जो कि गुजरात से स्टार्ट हुए थे। लेकिन शॉर्टकमिंग्स भी है कि दोनों दो कोऑपरेटिव्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं देखने मिलता है और इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी काफी वीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि सरकार ने 3 तरह की कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाए थे। 3 तरह के कंपोनेंट्स में आता है हमारा पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा आता है बफर स्टॉक और तीसरा आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको रेगुलेटेड मार्केट दे दिए, यार्ड्स दे दिए, इसके अलावा हमने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ डेवलप कर दिया, कोऑपरेटिव के भी मेंबर्स बना दिए, लेकिन फिर भी अगर आप अपने प्रोडक्शन की फेयर प्राइस मार्केट से नहीं ले पा रहे हो, तो लास्ट में सरकार ने कहा कि हम डिक्लेयर करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज केजी वीट फॉर एग्जाम्पल, तभी सरकार कहेगी कि आप कोशिश करो कि इससे ज्यादा भाव आपको मार्केट से मिल जाए, पर अगर नहीं मिलते हैं तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचे तो अपना सारा प्रोडक्शन आप हमारे पास लेकर आओ, हम इतने रुपए में आपका सारा सामान खरीद लेंगे। तो दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर फिर भी आपको प्राइसेस अच्छे नहीं मिलते हैं मार्केट से, तो आप सरकार के पास आकर सारा प्रोडक्शन बेच सकते हो एट दिस प्राइस। सरकार इसका क्या करेगी? सरकार इसका बनाएगी बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? अच्छा, इसको बनाता कौन है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई जो सरकार की बॉडी है, ये बनाती है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? अगेन एक तरीके का वेयर हाउस होता है जहाँ पे हम सारा सामान स्टोर करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी हमारी कंट्री में कोई नेशनल कैलेमिटी आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो हम इन अनाज का यूज कर सकते हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में। फिर हम क्या करते हैं? इस स्टॉक का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चलाते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? हमको पता होगा कि हमारे पूरी कंट्री में कई सारी राशन शॉप्स हैं जहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को 2 रुपए किलो वीट, 3 रुपए किलो चावल ऐसे दिया जाता है। तो बहुत सस्ते में उन्हें राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो बफर स्टॉक मेंटेन करने के बाद हर साल जो भी गरीबों को अनाज देना होता है, वो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू निकाल लेते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सामान खरीदेंगे, उससे बफर स्टॉक बनाएंगे, फिर स्टॉक का क्या करेंगे? इस स्टॉक से हम हर साल जो राशन शॉप्स में गरीबों को अनाज बांटा जाता है, तो इसी बफर स्टॉक को यूज करके सारा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ये तो हमारे मेजर्स थे। अगर सरकार की हेल्प नहीं चाहिए हो, सरकार के मेजर्स के अलावा भी कौन कौन से आपके पास अल्टरनेटिव चैनल्स हैं जिससे फार्मर्स अपना प्रोडक्शन बेच सकते हैं? तो सबसे पहले आती है कि अपने खुद की कुछ मंडीज, जैसे अपनी मंडी, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बनाई गई थी, जहां पे फार्मर्स एक साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन बेचते हैं। तो अपनी मंडीज या बिग बाजार आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे क्या होता है? जो भी फार्मर्स का प्रोडक्शन है एक साथ लाकर यहाँ पे रख दो और फिर इसको यहाँ से बेचा जाएगा, तो जिसकी वजह से सरकार की हेल्प लिए बिना भी जो फार्मर्स है वो अपने प्रोडक्शन को बेटर प्राइस में बेच सकते हैं। तो अपनी मंडी कहाँ की है? ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट से, मतलब नदर्न स्टेट से स्टार्ट हुई थी। फिर आती है दूसरी मंडी, हडसपर मंडी, ये पुणे में चलती है। सेम वही काम करती है जहाँ पे सारे फार्मर्स मिलकर अपना प्रोडक्शन एक साथ रखते हैं और फिर ऐसे एक साथ बेचते हैं। फिर आता है रायथू बाजार, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है लेकिन ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। फिर है उजवर संडीज। उजवर संडीज सेम कॉन्सेप्ट, बट कहाँ का है ये? तमिलनाडु। और अगर ये सारे मार्केट्स में भी ना बिके तो आपके पास एक और बहुत बेटर ऑप्शन है, वो है डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें क्या होता है? फार्मर्स कुछ नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वो कंपनी उन्हें पहले एडवांस पेमेंट करती है कि आपको ये सामान बनाना रहेगा। उस एडवांस पेमेंट को यूज करते हुए वो प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करने के बाद वो सारा सामान डिसाइडेड प्राइस पे उन्हीं कंपनीज को बेच देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में कई सारी चिप्स की कंपनीज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ, नाम नहीं लेते, कोई भी XYZ लिमिटेड कंपनी है,
या फॉर एग्जाम्पल से लेज कंपनी है, वो क्या करेगी, वो फार्मर्स के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि हमें अपने प्रोडक्शन के लिए आलू चाहिए ताकि हम चिप्स बना सकें, तो हम आपके साथ डील करते हैं कि आप आलू उगाओ और जितना भी आलू प्रोड्यूस होगा वो हम आपसे सारा बल्क में खरीद लेंगे। तो हम पहले से ही प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए किलो आलू, 10 रुपए किलो के हमने डिसाइड कर लिया। तो अभी जो फार्मर्स है उसको पहले से इसकी पेमेंट मिल जाएगी एडवांस, उस पेमेंट का यूज करके वो पोटैटो प्रोड्यूस करेंगे और जैसे प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो उन्हें सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द वे अहेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, और कैसे, मतलब इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें आज भी देखने के लिए मिल रहा है कि इतना कुछ हैंडल करने के बाद भी, सरकार के इतने सारा इंटरफेयर करने के बाद भी, आज भी 90% ऑफ मार्केटिंग प्राइवेट ट्रेडर्स ही हैंडल करते हैं। तो आपने चाहे कुछ भी कह दो कि रेगुलेटेड मार्केट दे रहे हैं, स्टोरेज दे रहे हैं, खुद ही जाकर आप बेचो, नहीं। तो जो गांव में ये विलेज प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, जैसे मनी लैंडर्स हैं, यही आज ट्रेड को डोमिनेट कर रहे हैं आज भी। तो हालांकि आपने 10% तो चेंज कर लिया, 10% में तो आपने ये सब लेकर आया, पर अभी भी ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी भी 90% जो पीपल है वो अपने प्राइवेट ट्रेडर्स के थ्रू ही सामान बेचना प्रेफर कर रहे हैं, तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेकेंड चैलेंज। अभी हम बात करते हैं थर्ड चैलेंज, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे एमर्जिंग चैलेंजेस। एमर्जिंग मतलब जो वो चैलेंजेस जो पहले के टाइम पे हमें फेस नहीं करने पड़ते थे, अभी रिसेंट पास से हमको ये फेस करना पड़ रहा है। तो प्राचीन काल से ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, पहले सब सॉर्टेड था, लेकिन अभी ये चैलेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें सबसे पहला चैलेंज क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। तो पहले क्या होता था, खेती बहुत अच्छे से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब हमें रियलाइज हो रहा है कि खेती करके उतना प्रोडक्शन नहीं आ रहा है या उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो एग्रीकल्चर के अलावा भी गांव में और भी सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए जहां पे लोग अपने आप को एम्प्लॉयड रख सकते हैं। तो वो हम देखते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स है अपने कुछ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं कुछ नई क्रॉप्स में या कुछ नई एक्टिविटीज में, ताकि उनका मार्केट रिस्क कम हो जाए। अब ये कैसे होता है, ये दो तरह से होता है। पहला ऑप्शन है उनके पास क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। क्रॉप प्रोडक्शन में उन्हें कहा जाता है कि आप अपने पूरे रिसोर्सेज को एक ही तरह के क्रॉप में मत लगाओ। अगर आपके पास इतनी बड़ी जमीन है तो उसमें सिर्फ वीट मत उगाओ या सिर्फ राइस मत उगाओ, उसमें आप क्या करो, मल्टी क्रॉपिंग करो। और मल्टी क्रॉपिंग मतलब क्या होता है कि एक ही खेत में एक से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली उगाना। और ये भी कैसे करो, अकॉर्डेंस विद द प्राइस स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है अगर वीट मार्केट में महंगा है तो आप वीट उगाओ, अगर आपको लग रहा है राइस महंगा है तो राइस उगाओ, अगर आपको लग रहा है कि पल्सेस महंगी है तो पल्सेस उगाओ। तो आप वो उगाओ जो आपको चाहिए, ओके, तो जिसकी प्राइसेस मार्केट में लुक्रेटिव हो। तो पहला क्या था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, की एक क्रॉप उगाने की जगह आप एक साथ बहुत सारी क्रॉप्स मार्केट में उगाओ, अपने फार्म में उगाओ। इससे होता क्या है कि आपका मार्केट रिस्क कम हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक फार्मर ने अपने जमीन में राइस और वीट दोनों उगाया, जब हार्वेस्ट करने की बारी आई तो वीट की प्राइसेस तो बहुत तेजी से गिर गई, तो वीट में तो नुकसान हो रहा था, लेकिन राइस की प्राइसेस बढ़ गई थी। तो अब वो जो उसका नुकसान है वो रिकवर हो जाएगा राइस से। तो इससे क्या होता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है कि अगर एक क्रॉप की प्राइसेस कम भी मिली तो कम से कम आपके पास दूसरी प्राइस है जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मल्टी क्रॉपिंग करनी है ताकि, और ध्यान में रखकर करने की किसकी प्राइस ज्यादा है, इससे आपका मार्केट रिस्क कम हो जाता है। दूसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये कहता है कि आपको खेती ही क्यों करनी है, क्यों जरूरी है कि आप सिर्फ क्रॉप ही उगाओ। इसके अलावा आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, आप पोल्ट्री ओपन कर लो, डेयरी ओपन कर लो, जानवरों को पालो और उससे निकलने वाले प्रोडक्शन को बेचो। या फिर आप फिशरीज कर सकते हो, फिशेस कैच करो और उसे बेचो। या आप हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हो जहां पर आप फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगाते हो। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स ही उगाओ, उसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट में भी शिफ्ट कर सकते हो, कुछ और काम भी कर सकते हो। ओके, पहले बात करते हैं, अभी क्रॉप प्रोडक्शन तो इतना ही था, लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटीज या एम्प्लॉयमेंट में जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें 3 पार्ट्स है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें बात करते हैं, अच्छा एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, और उससे फिर उसके निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स को आप बेचकर पैसा कमाते हो। तो आपने गाय को पाला, गाय भैंस को पाला, उससे निकलने वाले मिल्क को आपने बेचा और पैसा कमाया। या फिर आपने मुर्गियों को पाला, पोल्ट्री की, और फिर उससे निकलने वाले अंडों को आपने बेचकर पैसा कमाया। तो ये होती है एनिमल हस्बेंड्री।
नाउ इसका डेटा क्या कहता है कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग में मेनली हमारे 3 चीजें चलती हैं, पोल्ट्री, कैटल और गोट एंड शीप। पोल्ट्री में आप मुर्गी पालते हो और इसका शेयर है 61%, 6% नहीं है, ये 61% है। तो पूरे हमारी कंट्री में जो भी पोल्ट्री की जा रही है उसमें से, और जो भी एनिमल हस्बेंड्री की जा रही है उसमें 61% शेयर सिर्फ अकेले पोल्ट्री का है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में मेजरली क्या किया जा रहा है, पोल्ट्री। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस थोड़े ज्यादा हैं, तो एग्स और जो चिकन वगैरह है ये सब ज्यादा बिकता है हमारे यहाँ पे। फिर आता है कैटल बफेलोज, इसका शेयर 22% है और गोट्स एंड शीप का 16% है। तो आप याद रखोगे पोल्ट्री, कैटल, शीप, इसका 61, इसका 16, 61 और फिर रिवर्स कर दो 16। फिर जो शेयर बच गया लगभग 22%, ये किसका हो जाएगा, आपका कैटल एंड बफेलोज का। ओके, फिर आता है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री करो, आप इसमें क्या कर सकते हो, मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग। मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर ये जमीन है तो इस जमीन का आप पार्टीशन कर दो, कुछ पार्ट पे आप क्रॉपिंग कर लो, क्रॉपिंग मतलब वीट राइस उगाना, और कुछ जगह जगह पे आप क्या कर लो, ये एनिमल हस्बेंड्री कर दो। इसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये जो एनिमल्स है इसको आप कहते हैं लाइव स्टॉक, जिंदा है और स्टॉक है। तो हमारे पास 4 भैंस है, 5 गाय है, तो ये स्टॉक है लेकिन जिंदा है, तो इसे कहते हैं लाइव स्टॉक। तो मिक्स्ड करो, कुछ जगह पे क्रॉपिंग क्रॉप्स उगाओ, कुछ जगह पे एनिमल हस्बेंड्री। नाउ डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रीजन के ऊपर कि आप पार्टीशन कैसे करोगे। अगर आपका इरिगेटेड मतलब बहुत अच्छी फर्टाइल जमीन है जहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो पाता है, तो मैक्सिमम पोर्शन आप क्रॉप को दो और कम पोर्शन पे आप एनिमल हस्बेंड्री कर लो। अगर आपका एरिड जमीन है या सेमी एरिड है, मतलब सूखी जमीन है, ज्यादा जमीन नहीं है अगर आपके पास, मतलब ज्यादा फर्टाइल जमीन नहीं है, सूखी जमीन है, बंजर है, जहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर अब आप क्रॉप को कम जगह दो और एनिमल हस्बेंड्री को ज्यादा दो। तो डिपेंड करता है कि आपकी जमीन कितनी अच्छी है, बहुत फर्टाइल है तो क्रॉप ज्यादा करो और कम फर्टाइल है तो एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा करो। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये आपके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। 1951 मतलब आजादी के टाइम से लेकर 2016 के बीच में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो 10 गुना बढ़ा है, सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री की वजह से। और ये भी हमें देखने के लिए मिला ड्यू टू द ऑपरेशनल फ्लड। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के फील्ड में आया था, वैसे ही व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड मिल्क की फील्ड में आया था, जहां से मिल्क का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया था। फिर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड। अगर गांव के फार्मर्स एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं तो उससे उनका इनकम सोर्स बढ़ता है। स्पेशली जो छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनको सिर्फ खेती से अच्छी इनकम नहीं मिल रही है, उनको एडिशनल इनकम मिल सकती है आपकी एनिमल हस्बेंड्री से। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इससे क्या होता है, काफी सारी नई जॉब्स भी क्रिएट होती हैं इन डेयरी, पोल्ट्री, गोटरी एक्सेट्रा। तो डेयरी में, पोल्ट्री में अगर आप ये सब कर रहे हो तो इसमें आप कुछ और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो जो जहां पर हमारी एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी खत्म की जा सकती है। और मेजरली इसमें वेमेन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता है क्योंकि मेल्स जनरली कहाँ काम करते हैं, खेतों में, और जो फीमेल्स होती हैं वो गाय भैंस की या फिर पोल्ट्री की देखभाल वगैरह करती है। तो इसमें वेमेन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तेजी से बढ़ता है। फिर है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जब आप एनिमल हस्बेंड्री करते हो और उसके बाय प्रोडक्ट्स को बेचते हो, तो उस बाय प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो काफी सारे प्रोटीन रिच फूड आपको मिलते हैं, जैसे कि मिल्क, जैसे कि एग्स या मीट, तीनों में ही प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री करने के फायदे क्या थे, तो इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, ये तो हमें एविडेंट है, देखने के लिए मिलता है कि आजादी से 2016 के बीच में लगभग 10% से 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 गुना हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। इससे इनकम जनरेट हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, और लास्ट में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी बढ़ी है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशनल फ्लड की। ऑपरेशन फ्लड आया था 1986 में। 1986 में ऑपरेशन फ्लड के दूसरा नाम क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। किस फील्ड में आया था, तो ये डेयरी फील्ड में आया था, जहां से जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है वो 10 टाइम्स बढ़ गया था। ओके, ये एक सिस्टम है जो कि मिल्क कोऑपरेटिव्स ने बनाया था। तो यहाँ पे एक मिल्क कोऑपरेटिव्स बने थे, जैसे कि अमूल, जहाँ पे सारे जो डेयरी मैन थे वो एक साथ आकर अपने सारे रिसोर्सेज को एक साथ पूल करते थे और इससे एक साथ फिर दूध वगैरह बेचा करते थे। फिर आता है, इससे क्या होता था, कलेक्टिव सेल ऑफ मिल्क। तो कोऑपरेटिव्स में जितने मेंबर्स हैं वो सब अकेले अकेले नहीं बेचते थे, सब लोग एक साथ अपना सामान कलेक्ट करते थे और फिर उस मिल्क का कलेक्टिव सेल एक साथ किया जाता था। फिर आता था रेजेस द मार्केट वैल्यू, जिसकी वजह से क्या होता था, अगर अकेले अकेले कोई
मिल्क बेच रहे हैं, तो उनकी वजह से उनको फेयर प्राइस नहीं मिल पाता था। पर एक साथ अगर कोऑपरेटिव सारे लोग एक साथ बेच रहे हैं, तो इनसे उनको अपने प्रोडक्शन की फेयर प्राइस मिल पाती थी। फिर है इसका मेन एपिसेंटर कहाँ है? गुजरात में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात में ही हो रहा है, गुजरात के अलावा एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हर जगह पे ये मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाए गए हैं। पर मेनली कहाँ पे है इसका? गुजरात में, क्योंकि वहां पे ज्यादा कोऑपरेटिव्स है। और फिर है ये एक नॉन फार्म एरिया ऑफ इनकम जनरेशन भी आपको देता है, कि फार्मिंग के अलावा भी आप यहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ऑपरेशन फ्लड कब आया? 1986 में। दूसरा नाम क्या है इसका? व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसने क्या किया? इसने आपके मिल्क के प्रोडक्शन को 10 टाइम्स बढ़ाया। इसकी में क्या किया जाता है? कोऑपरेटिव का सिस्टम होता है, जहाँ पे सारे जो डेयरी वर्कर्स होते हैं वो एक साथ मिलकर एक साथ अपना मिल्क को कलेक्टिवली सेल करते हैं, जिससे उनको ज्यादा प्राइसेस मिलती है। वैसे तो ये बहुत सारे स्टेट्स में हैं, जैसे कि एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, पर इसका मेन एपिसेंटर गुजरात में है। ये आपको फार्मिंग के अलावा भी इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। एनिमल हस्बेंड्री की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? कि बैकवर्ड नॉलेज है। आज भी हमारे पास कुछ टेक्निकल या नॉलेज नहीं है कि इनको कौन सी इंजेक्शन देनी चाहिए, या फिर एनिमल्स में क्या खिलाना चाहिए, कैसे उनको रखना चाहिए, इसकी प्रॉपर हमारे पास नॉलेज नहीं है। फिर आता है डेफिशिएंट वेटरनरी केयर। कल को अगर हमारा कोई लाइव स्टॉक बीमार हो जाता है, जैसे अगर आपकी डेयरी है और गाय भैंस बीमार हो गई है, तो आपके पास प्रॉपर उसकी वेटरनरी केयर नहीं होती है। ठीक है, तो प्रॉपरली उसको हम केयर करें या फिर उनकी डिलीवरी हो प्रॉपर तरीके से, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफी कम देखने के लिए मिलती है इन एरियाज में। ठीक है, तो व्हाट आर द सजेशंस, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्या सुधार सकते हैं? तो दो चीजें कमी है, दो चीजों को सुधार लो। टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो न्यू टेक्नोलॉजी को ले आओ, सीखो उसे। वेटरनरी केयर नहीं थी तो उसे इम्प्रूव करो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिशरीज। नाउ फिशरीज का डेटा कहता है कि हमारे कोस्टल एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऑब्वियस बात है कि फिशरीज आप कहाँ करोगे? जहां आपके पास समुद्र होगा। जहां समुद्री नहीं है, लैंड ऑफ स्टेट हो, वहां पे आप फिशरीज ज्यादा नहीं कर सकते। हालांकि इनलैंड जो रिवर्स या फिर तालाब वगैरह होते हैं वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी ज्यादातर कहाँ पॉसिबल है? कोस्टल एरियाज में। तो ये अगर हमारा इंडिया है और ये इंडिया का सदर्न पोर्शन है, तो सदर्न पोर्शन में आपको यहाँ पर ज्यादा फिशरीज देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे कौन से स्टेट है? गोवा है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे फिर आपका केरला है, तमिलनाडु है। सारे एरियाज में आपको ज्यादातर फिशिंग देखने के लिए मिलती है। पूरे जीडीपी में 1% कॉन्ट्रीब्यूट करती है अकेला फिशिंग। इसमें हम बात करेंगे विमेन की रोल की, तो विमेन का रोल प्रोडक्शन पे नहीं है, लेकिन मार्केटिंग में ज्यादा है। तो जब फिश पकड़ने की बात आती है, पकड़ के ले आने की बात होती है, तो उसमें विमेन का ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो मेल मेंबर्स जाते हैं, फिश पकड़ के लाते हैं, लेकिन लाने के बाद उसे मार्केट में बेचने का काम ज्यादातर कौन करती है? फीमेल्स। तो मार्केटिंग में ज्यादातर रोल फीमेल्स का है, एक्सपोर्ट में भी और इंटरनल मार्केट में भी। एक्सपोर्ट में तो फिशेस का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 60% विमेन ही करती है, और इंटरनल मार्केटिंग में जितनी भी इंटरनल इंडिया के अंदर सामान बेचा जा रहा है उसमें 40% सेल विमेन ही करती है। तो 60% एक्सपोर्ट, 40% ये इंटरनल मार्केट में बेचना, ये विमेन का रोल होता है। फिर हम बात करें कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि फिशिंग कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पूछ चुका है। पहला है बैकवर्ड कम्युनिटी। फिशिंग कम्युनिटी बहुत बैकवर्ड कम्युनिटीज में से एक है, जिसके पास वो नॉलेज या फिर वो उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की उन्होंने जितनी बाकी कम्युनिटीज ने की है। तो बाकी कम्युनिटीज के बेसिस पर ये काफी पीछे रह गई है। रीजन क्या है? इलिटरेसी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। तो रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप ही सोच सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? फिशिंग तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप ये थोड़ा बहुत आप देखते होंगे, फिश खाते होंगे कभी, तो आपको पता होगा फिशिंग मार्केट सुबह ही ओपन होती है। तो सुबह 10 या 11 बजे मैक्सिमम सारी फिशेस बेच दी जाती हैं। तो उसके बाद 11 बजे अगर आप फ्री हो गए तो पूरा दिन आपके पास खाली है। पूरा दिन आपके पास काम कहाँ करोगे? तो आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव भी चाहिए, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट में इनको नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनके पास लिटरेसी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी पर कैपिटा अर्निंग कम होती है। तो हर एक फिशर बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता है, काफी लिमिटेड पैसे कमाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि ओवर फिशिंग हो रही है, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ओवर फिशिंग का मतलब क्या होता है? कि एक ही पॉइंट से या एक ही जगह से बहुत सारी फिशिंग को निकाल देना एक बार में, ताकि वो बिके नहीं बिके, वेस्ट हो जाए, सब कुछ, बहुत सारी फिशेस को एक साथ बस निकाल देना, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। देन लास्ट आता है इंडेटेडनेस। तो उनको लोन नहीं मिलता है, उनको जब भी कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है
तो उनको डेट लेने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती है। तो हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज डेवलप करो ताकि उनको जब भी पैसा की जरूरत पड़े तो वो पैसा ले सके। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स थे जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में सारे मेंबर्स मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इनके बीच में सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना चाहिए। और फिर आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो। तो बहुत पुराने टाइम से वही नेट के थ्रू हम फिशिंग करते आ रहे हैं, तो वो नेट वाली टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। तो अब कुछ नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करो जिसकी वजह से ओवर फिशिंग भी ना हो और वाटर पॉल्यूशन भी ना हो। तो कुल मिला के फिशिंग कम्युनिटी क्या थी कि 1% कॉन्ट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। कोस्टल एरियाज में ज्यादा मिलता है, ज्यादा फिशिंग होती है। विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन तो है पर प्रोडक्शन करने में नहीं है, वो कैच करने नहीं जाती है, पर मार्केटिंग में पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि ये कम्युनिटीज बहुत बैकवर्ड है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम रह जाती है। ओवर फिशिंग हो रही है और लास्ट में इनको डेट लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो इनको आप क्रेडिट फैसिलिटीज दें, सेल्फ हेल्प ग्रुप में इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इस सेक्टर के अंदर एक स्कीम आई थी, वो थी तनवा। तनवा का फुल फॉर्म है तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। तो तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, ये क्या है, तनवा। ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। और इसमें क्या हुआ था, बेबीज को ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग किस चीज में दी जाती है कि वो फार्मिंग के अलावा भी कोई सारी एक्टिविटीज पे कैसे कैसे टेक्निक्स यूज कर सकती है वो उन्हें सिखाया जाता है। तो फार्मिंग करना है तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स वो यूज कर सकती है। फार्मिंग के अलावा फिशिंग चले जाओ, एनिमल हस्बेंड्री कर लो, तो उसमें भी कौन कौन सी टेक्निक यूज की जा सकती है वो उन्हें सिखाया जाता है। और क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, इसकी वजह से उनके बीच में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, इनकम जनरेट होती है। ओके। इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स है क्या जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और जो स्पेशली फिशिंग सेक्टर के लिए ही हो, तो ये 3 स्कीम्स आपको याद करनी है। अगेन ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में पूछा जा चुका है। पहला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंदर आपके फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई थी। फिर था किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशर्स एंड फिश फार्मर्स। पहले किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ फार्मर्स के लिए लाया गया था, लेकिन उसके अलावा अगर आप फिशिंग कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं तो आप भी इस किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी इनपुट चाहिए तो आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से वो ले सकते हैं उधारी पे, और बाद में आप इसकी पेमेंट कर देंगे। फिर आता है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इसमें एक तरह का डिजिटलाइजेशन करना उनकी मार्केटिंग का, ताकि वो डिजिटल मार्केट्स में भी अपने फिश प्रोडक्शन को बेच सके, ये सब इसमें प्रमोट किया गया था। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। फिर किसान क्रेडिट कार्ड एंड प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो 3 चीजें थी हमारी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। पहला एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर थर्ड और लास्ट है। जिसका डेटा क्या कहता है कि ज्यादातर इसमें आप क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स। तो क्योंकि हम कुछ एनिमल नहीं पाल रहे, कोई पोल्ट्री नहीं कर रहे, तो इसमें क्या है, ये ज्यादातर एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरह ही है, जहाँ पे हम मिक्स क्रॉपिंग कर रहे थे। तो ऑल्दो हम इसको पढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप के जैसा ही है थोड़ा बहुत। ये जो सेक्टर है जो हमारी जीडीपी में 6% तक का कंट्रीब्यूट करता है। और इवन जो इंडिया है वो पूरे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक पर आती है। ओके, तो हमारी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में सेकेंड है इन टर्म्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसमें भी अगर आप बात करो, मैंगो, बनाना, पपाया, इन सब पे तो हम टॉप रैंक पे आते हैं, बिल्कुल टॉप पर आते हैं। तो मैंगो हमारे जितना प्रोड्यूस और कोई नहीं करता, बनाना पपाया हमारे जितना प्रोड्यूस और कोई कंट्री नहीं करती, तो इस पे तो हम टॉप रैंकिंग पे आते हैं। फिर अब बात करते हैं कि इस फील्ड में क्या आया था, गोल्डन रिवॉल्यूशन आया था। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर में आया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क कैटेगरी में आया था, वैसे ही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, इन सबको जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ उससे क्या कहते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर में आया था। इसके अलावा भी कुछ कलर्स है, जैसे कि अगर पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये मीट मीट और अनियन मीट और अनियन के फील्ड में आया था। अगर आप बात करें ब्लैक रिवॉल्यूशन तो ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स में आया था। ओके, अगर आप बात करें सिल्वर रिवॉल्यूशन तो ये एग की फील्ड में आया था। वैसे कई सारे और भी कलर्स हैं जिसके रिवॉल्यूशन अलग अलग फील्ड में आए थे। वैसे हॉर्टिकल्चर की फील्ड में क्या आया था, गोल्डन रिवॉल्यूशन। फिर अब बात करते हैं 20% ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट होती है।
तो गांव के जो 20% लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं वो कहाँ पर है, हॉर्टिकल्चर में। तो सबसे पहले डेटास की बात करें तो 6% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। इंडिया की सेकेंड रैंकिंग आती है पूरे वर्ल्ड में। इस फील्ड में गोल्डन रिवॉल्यूशन आया था और रूरल एम्प्लॉयमेंट में 20% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वगैरह उगाए जाते हैं और ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप के जैसा ही है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब हम इसकी एकरेज को बढ़ाते हैं, एकरेज मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन, तो जब हम हॉर्टिकल्चर के लिए एरिया एक्सपांड करते हैं तो वो होता है एट द कॉस्ट ऑफ पल्सेस। इसका मतलब क्या है कि पहले के इलाकों में जहां पर दालें पल्सेस उगाई जा रही थी, अब वहां से पल्स को हटाकर हॉर्टिकल्चर प्रमोट किया जा रहा है। तो हॉर्टिकल्चर का एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन पल्सेस का एरिया घटता जा रहा है, जिसकी वजह से पल्सेस की प्राइस बहुत बढ़ती जा रही है, दाल बहुत महंगी होती जा रही है मार्केट में, और साथ में प्रोटीन लेवल गिरता जा रहा है, स्पेशली अमंग द वेजिटेरियन फैमिलीज। तो वेजिटेरियंस के बाद पास प्रोटीन का वैसे कुछ ज्यादा सोर्स होता नहीं है, दाल एक बहुत मेजर सोर्स है। अगर दाल का प्रोडक्शन कम होता जाएगा, महंगी होती जाएगी, तो वेजिटेरियन फैमिलीज में दाल कोई खा ही नहीं पाएगा, तो उनके बीच में प्रोटीन लेवल भी गिरेगा। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए आप उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, और पेरिशेबल का मतलब होता है कि जल्दी खराब हो जाने वाले आइटम्स। तो इसको आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा ताकि ये जल्दी खराब ना हो। इसकी मार्केटिंग लीग आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ताकि तुरंत से तुरंत ये सामान बिक पाए। तो अगर आपने वेजिटेबल काटी है तो तुरंत उसकी सप्लाई होनी चाहिए, वरना वो खराब हो जाएगा। तो मार्केटिंग लिंक स्ट्रॉन्ग करनी है। और कोल्ड स्टोरेज अगर आप रख रहे हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो होनी चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोल्ड वो रहेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपको जनरेट करनी है। फिर हम बात करते हैं एक नेक्स्ट साइड बॉक्स जो है आईटी एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। तो गांव के इलाकों में क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है? तो क्या आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया आज क्या बनती जा रही है, एक नॉलेज इकोनॉमी बनती जा रही है। और नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो रेदर देन फिजिकल कैपिटल। नाउ ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन माइंड, उसकी स्किल्स और एक्सपर्टीज। अगर आपकी कंट्री का ग्रोथ जो हो रहा है उसमें आपका जो दिमाग है, आपकी स्किल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है पैसे और मशीन्स वगैरह के कंपैरिजन में, तो आप एक नॉलेज इकोनॉमी हो। इसका मतलब है कि जो भी पैसा आप कमा रहे हो, जो भी जीडीपी हमारी कंट्री में आ रही है, उस जीडीपी को लाने में आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है रेदर देन पैसा और मशीन्स। तो आपकी इकोनॉमी क्या है, एक नॉलेज इकोनॉमी है। ओके, तो हमारी इंडिया जो है वो एक नॉलेज इकोनॉमी बनती जा रही है। आईटी सेक्टर दोनों लोगों की हेल्प करता है, एक तो फार्मर्स और एक गवर्नमेंट। अगर हम सिर्फ रूरल एरियाज की बात करें तो दो लोगों को हेल्प करता है, फार्मर्स और सरकार को। द फार्मर्स की हेल्प कैसे करता है, उन्हें पहले से बता देता है, प्रेडिक्ट करके बता देता है कि कौन से फसल की क्या कीमतें होंगी फ्यूचर में। तो इससे उनको आसानी से आती है डिसाइड करने में कि कौन सी फसल उगानी है और कौन सी नहीं। फिर आता है वेदर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, कब कैसा होगा, तो एडवांस में अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं ताकि क्रॉप्स को डैमेज से बचा सके। फिर आता है प्रिडिक्ट द सॉइल। तो यहाँ पे सॉइल की हेल्थ कैसी है, या कौन सी सॉइल पे कौन सी प्रोडक्शन करोगे तो बेटर होगा, ये भी आप आईटी से जान सकते हो। ओके, आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे तरह की सॉइल होती है, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग सॉइल की अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है। तो एक सॉइल पे सारी फसल एक जैसी नहीं उगती है, तो अगर अलग अलग हो, जैसे ब्लैक सॉइल पर चावल बहुत अच्छे उगते हैं, तो यहाँ पर हर एक की अपनी अपनी वो होती है, क्वालिटी होती है। तो आप सॉइल को प्रिडिक्ट करके बता सकते हो कि इस सॉइल में आप कौन सी फसल उगा सकते हो। फिर आती है सरकार की भी हेल्प करती है टू प्रिडिक्ट द फूड इनसिक्योरिटी। उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ के हालत खराब हो रहे हैं और कहाँ पे फेमाइन या फिर भुखमरी आने वाली है, जिसके लिए सरकार एडवांस में प्रिपेयर होकर वहां पे फूड ग्रेस पहुंचा सकती है। और फिर आता है प्रिडिक्ट द वल्नरेबिलिटी। आईटी सेक्टर सरकार को हेल्प करता है ये जानने में कि कौन से जो कैटेगरी ऑफ फार्मर्स है वो ज्यादा वल्नरेबल है, कौन लोग हैं जिनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ताकि वो उनके लिए कुछ स्कीम्स निकालें। फिर अब बात करते हैं कि क्या एक इनिशिएटिव लिया गया है आईटी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि गांव के एरियाज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा स्प्रेड हो। तो यस, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, वो है जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल अकेडमी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी। तो जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल अकेडमी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी, ये क्या करती है कि अकेडमी है
जिसने गांव के 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है और उनको इन्फो कियोस्क बनाने में हेल्प की है। ना इन्फो कियोस्क क्या होता है? इन्फो कियोस्क एक जगह होती है जैसे आपका एमपी ऑनलाइन वगैरह होते हैं, वहां पर इन्फो कियोस्क में क्या होता है, उन्हें कंप्यूटर्स, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन यहाँ पे रखवाई जाती हैं ताकि वहां के लोगों को आप ई मेलिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज दे सको। ओके, तो अभी तो खैर सबके पास अगर इंटरनेट है, फोन है, तो वो घर बैठे काफी सारे काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आपको फोटोकॉपी निकालनी है, स्कैनर चाहिए, कहीं पे आपको कुछ प्रिंट करवाना है, कंप्यूटर की हेल्प से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, फॉर्म फिल करने हैं एक्सेट्रा, तो ये आप कर सकते हो इन इन्फो कियोस्क का यूज करके। तो इसके लिए जमशेदजी टाटा अकेडमी जो गांव में ओपन हुई है, वो 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है और उनको इन्फो कियोस्क ओपन करवाने में हेल्प करती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक आज का वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है फार्मिंग करना विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो किसी भी केमिकल्स का यूज किए बिना फार्मिंग करना, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो सिस्टम है वो हेल्प करता है रीस्टोर, मेंटेन और इनहेंस करने में, किसको? इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है उसको रीस्टोर रीस्टोर करने का मतलब क्या है? अभी तक जो हम केमिकल्स को यूज करते आ रहे हैं उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो अब आप कैसे उसे दोबारा से रीस्टोर करोगे, इसमें हेल्प करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर आता है मेंटेन करना। रीस्टोर करने के बाद दोबारा से इसे गिरने नहीं देना। आपने इस बार उसको उठाया, एनवायरमेंट को इम्प्रूव किया, फिर उसे मेंटेन करते हुए चलो, और फिर एनहेंस मतलब उसकी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाओ, इम्प्रूव करो। ये तीनों काम करता है कौन? ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर हम किसी भी तरीके के केमिकल्स के यूज को डिस्कार्ड करते हैं, कोई केमिकल्स यहाँ पे यूज नहीं किए जाते। यहाँ पे हम सॉइल हेल्थ पे ध्यान देते हैं रेदर देन प्लांट हेल्थ। तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि अगर आपने वेजिटेबल्स उगाई है तो सिर्फ वेजिटेबल्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि सॉइल की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर सॉइल हेल्दी है तो अपने आप उसमें जो भी प्रोड्यूस होगा वो हेल्दी ही प्रोड्यूस होगा। तो सिर्फ प्लांट पे फोकस मत करो, आप सॉइल पे फोकस करो। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। फिर आता है 10% ऑफ फूड सिस्टम अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी हमारे कंट्री में जो फार्मिंग हो रही है उसमें से सिर्फ 10% एरियाज पर ही ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। तो सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसके अलावा कुछ काफी सारे फूड सिस्टम भी आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आ चुके हैं, 10% ही है पर वो। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया। रिटेल चेन्स और सुपर मार्केट्स को हमने ग्रीन स्टेटस दिया। ग्रीन स्टेटस का मतलब होता है कि वो सारे रिटेल चेन्स या सुपर मार्केट जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही बेची जाती है, उसको हमने एक स्टेटस दे दिया, ग्रीन स्टेटस। जिसकी वजह से अब क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट होती है। और भी काफी सारे रिटेल स्टोर और सुपर मार्केट इस स्टेटस को पाने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही एनकरेज करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी क्यों है, इसमें से क्या खास बात है। क्योंकि इसकी एक ट्रिक आप याद करोगे, हेल्दियर साइड। हेल्दियर से हो जाएगा हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। कन्वेंशनल फार्मिंग से, जिसमें आप केमिकल्स का यूज करते हो, उसके कंपैरिजन पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो आपको ज्यादा हेल्दी और टेस्टी फूड प्रोवाइड करती है। तो हेल्दी तो है क्योंकि केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है, नेचुरली तरीके से वो उगा है, और साथ में उसमें न्यूट्रिशन कैपेसिटीज या न्यूट्रिशन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये हेल्दी भी है और ये टेस्टी भी है। तो हेल्दी में केमिकल्स नहीं है और टेस्टी भले दिखने में कैसे भी हो, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा होता है इनका। फिर अब बात करते हैं सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। अगर आप केमिकल्स का यूज करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिमिनिश हो जाती है। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से न सिर्फ प्लांट की हेल्थ बल्कि सॉइल की हेल्थ भी अच्छी रहती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। फिर अब बात करते हैं इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो उसमें एक पैकेज प्रमोट हुआ था, HYV सीड्स, फिर फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। और खास करके HYV सीड्स अगर हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ मॉनसून पे डिपेंड नहीं हो सकते, आपको परमानेंट इरिगेशन चाहिए ही, क्योंकि इसको पानी ज्यादा लगता है। ओके, तो ये जो है इतना बड़ा पैकेज फार्मर्स के लिए ले पाना बहुत महंगा पड़ता था। ठीक है, तो उनको HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन परमानेंट करवाना, ये सब बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था। तो रिच फार्मर्स तो इसे अफोर्ड कर पाते थे, पर पुअर और मार्जिनल फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो आपको कोई भी केमिकल्स वगैरह खरीदने नहीं पड़ते, कोई भी HYV सीड्स, इरिगेशन आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको काफी सस्ते में काम हो जाता है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी इससे बढ़ावा मिलता है। फिर हम बात करेंगे डिस्कार्ड यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो कि वापस से रिन्यू या रिन्यू नहीं हो पाते हैं, जिसको रिन्यू होने पे, वापस से रिप्लेनिश होने पे
काफी टाइम लग जाता है। तो एक बार अगर आपने इसको यूज किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो दोबारा उसे रीजनरेट होने में काफी टाइम लगेगा। उसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो एक ही यूज में खत्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। तो ये होते हैं केमिकल्स वगैरह, इन सबको यूज करना हमने बंद कर दिया। और फिर आता है एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या है, इसमें जो भी आप क्रॉप्स उगाते हो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एनवायरमेंट को कुछ नुकसान नहीं करते वो, तो एनवायरमेंट सस्टेन रखते हैं, कोई भी हार्म, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो हेल्दियर साइड, हेल्दियर से हो जाएगा हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। एस से सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, आई से इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, डी से डिस्कार्ड यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ई से एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो लास्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ नुकसान भी है, जिसमें पहला आता है लेसर यील्ड। लेसर यील्ड मतलब अगर आप बिना किसी केमिकल्स को यूज किए अगर फार्मिंग कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन गिर जाता है, तो यील्ड उस साल कम आएगी। सेम हुआ था आज से कुछ साल पहले श्रीलंका के साथ। उन्होंने रातों रात डिक्लेयर कर दिया वहां की सरकार ने कि आज से कोई भी केमिकल्स यूज नहीं किए जाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, बहुत कम प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से वहां पे फूड इनसिक्योरिटी, भुखमरी, ये सब बढ़ने लगी थी। तो ये इतना तुरंत फैसला नहीं लेना होता, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बहुत गिर जाता है। फिर आता है नॉट कॉस्ट एफिशिएंट। जब आप अगर मार्केट में जाओगे तो जो केमिकली उगाए गए फ्रूट्स हैं वो आपको सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक नेचुरली तरीके से अगर उगाया है तो वो बहुत महंगा मिलता है। तो गरीब लोग इसको खासकर अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि काफी महंगा होता है, कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है ये। फिर है अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव क्योंकि अगर आपके सामने एक टमाटर है जिसमें केमिकल्स का यूज किया गया है, और एक टमाटर है जिसे नेचुरली उगाया गया है, तो इसका शेप और कलर बहुत अच्छा होगा, ये बहुत ही सुंदर दिखेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले जो रहेंगे उसका शेप भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा और सुंदर नहीं होगा। तो ग्रीन, येलो, रेड, ऐसा मिक्सचर उसमें होगा, तो आपको सुंदर नहीं लगते, अनअट्रैक्टिव होता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि सुंदर नहीं दिख रहे हैं तो ये खराब है, जबकि वही बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, प्रोडक्शन गिर जाता है, सुंदर नहीं दिखते, अनअट्रैक्टिव है, और कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी सजेशंस हो, कंप्लेंट्स हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।